नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम प्रताप सिंह और स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम डेली करंट न्यूज में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम उस हर बड़ी खबर को कवर करने वाले हैं जिनसे आगामी भर्ती परीक्षाओं में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप अगर अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप कभी भी मिस ना करें। तो चलिए बिना एक पल भी गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 1 में कहा गया है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को है वो मंजूरी दी है। आपके ऑप्शंस हैं केरल सरकार, गुजरात सरकार, महाराष्ट्र सरकार या राजस्थान सरकार। यहां बात की गई है फ्रेंड्स मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। तो राजस्थान सरकार ने है वो मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की है वो घोषणा की है। किसके द्वारा? अशोक गहलोत जी के द्वारा। अशोक गहलोत जी ने है वो मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की है वो घोषणा फिलहाल की है। जान लेते हैं इस योजना के बारे में। मुख्यमंत्री जी ने है वो किसान मित्र ऊर्जा योजना को के प्रारूप को है वो फिलहाल मंजूरी दे दी है तथा इस योजना के तहत जितने भी मीटर्ड कृषि उपभोक्ता हैं उनको बिजली के बिल पर प्रति माह 1,000 रुपए और अधिकतम 12,000 रुपए प्रति वर्ष है वो अनुदान दिया जाएगा। यानी जितने भी आपके फार्मर्स हैं, किसान हैं, वो अपनी खेती के लिए जितनी भी बिजली का उपयोग करते हैं तो उनकी बिजली के उपयोग पर वह प्रति माह 1,000 रुपए व अधिकतम है वो 12,000 रुपए का है वो वार्षिक अनुदान उनको दिया जाना है। योजना का लाभ है वो मई 2021 से है वो मिलना शुरू होगा। ठीक है, जान लेते हैं इस खबर के बारे में। राजस्थान सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को है वो मंजूरी दे दी है, जिसके तहत राजस्थान सरकार के मीटर्ड कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर प्रति माह 1,000 रुपए और अधिकतम 12,000 रुपए वार्षिक प्रति वर्ष का अनुदान मिलने वाला है। यानी प्रति माह यानी हर महीने तो 1,000 रुपए 1,000 रुपीज और जो ईएलडी जो उनको मिलने वाला है वो है आपका 12,000 रुपए की है वो सहायता राशि का अनुदान है वो दिया जाएगा। बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। जम्मू कश्मीर का व्यान गांव कितने प्रतिशत वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव है वो बन गया है। तो जम्मू कश्मीर का जो व्यान गांव है, व्यान गांव की बात की गई है। इस गांव का नाम आपको ध्यान रखना है। ये भारत का पहला ऐसा गांव है जो 100% आबादी के साथ है वो इनका टीकाकरण कर लिया गया। यानी वहां की सभी जो आबादी है, जहां इस गांव की जितनी भी जनसंख्या है उनका 100% टीकाकरण है। टीकाकरण का जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसा करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है जम्मू कश्मीर राज्य का व्यान गांव। ठीक है, जान लेते हैं इस खबर के बारे में। इसका उत्तर हो जाएगा आपका 100%। यानी जम्मू कश्मीर का व्यान गांव हाल ही में 100% वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है। इस गांव में 18 साल से अधिक आयु के सभी लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। इस गांव में कुल 362 वयस्क रहते हैं और सभी को टीका है वो लग गया है। यानी इस गांव के जितने भी 18 से अधिक के जितने भी है वो युवक हैं, युवतियां हैं, उनको 100% वैक्सीन है वो लगाई जा चुकी है। तो इस गांव का नाम ध्यान रखना आपको, जम्मू कश्मीर राज्य का व्यान गांव की बात की गई है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। प्रश्न संख्या 3 आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा देश बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को कानूनी दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश है वो बन गया है। आपके ऑप्शंस हैं इंडोनेशिया, युगांडा, ताइवान या अल सल्वाडोर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर है वो विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को है वो कानूनी दर्जा है वो प्रदान कर दिया। जान लेते हैं इस खबर के बारे में। अल सल्वाडोर देश हाल ही में क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को कानूनी दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश है वो बन गया है। अब से
अल सल्वाडोर में बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शन किया जा सकेगा, लेकिन अब तक किसी भी देश ने है वो बिटकॉइन को वैध करेंसी है वो नहीं माना गया। वैध करेंसी का मतलब है जिस तरीके से जैसे डॉलर है, रुपीज है, यूरो है या पाउंड्स है, ये जितनी भी मुद्राएं हैं उनकी तरह है वो अभी तक बिटकॉइन को है वो कानूनी दर्जा प्राप्त अभी तक वैलिडेशन उनको नहीं मिला है। ठीक है, तो विश्व का पहला ऐसा देश जिसने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को है वो कानूनी दर्जा प्राप्त दिया है, उसका नाम आपको ध्यान रखना है एल सल्वाडोर। ये आपके अमेरिकी महाद्वीप में पड़ने वाला एक देश है। बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी इस प्रकार की मुद्रा होती है जिसमें कोई भी फिजिकल ट्रांजैक्शन है वो पॉसिबल नहीं होता है। यानी जिस प्रकार आप पैसों का लेन देन 1000 रुपए 2000 रुपए आप बैंक में जैसे कैश डिपॉजिट करवाते हैं, वैसे क्रिप्टो करेंसी में है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। यह एक प्रकार की है वो डिजिटल करेंसी भी इसको कहा जाता है। डिजिटल करेंसी का मतलब उसमें जितने भी ट्रांजैक्शन है वो आपके डाटाबेस के रूप में है वो सेव रहते हैं, डाटाबेस के रूप में है वो वहां अंकित किए जाते हैं। यानी कोई भी फिजिकल मुद्रा क्रिप्टो करेंसी में है वो अवेलेबल नहीं रहती है। तो क्रिप्टो करेंसी का एक आपको उदाहरण ध्यान रखना है बिटकॉइन। और बिटकॉइन की जो शुरुआत की गई थी वो सन 2009 में की गई थी। हाल ही में जो बिटकॉइन है वो सबसे लार्जेस्ट ग्रोइंग क्रिप्टो करेंसी बन गई है आपकी बिटकॉइन। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 4, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान यानी एलिस्टर का रिकॉर्ड तोड़कर कौन इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? आपके ऑप्शंस हैं केन विलियमसन, जेम्स एंडरसन, कोरी एंडरसन या जेम्स विलियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जेम्स एंडरसन। तो इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन हैं, वो टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा टेस्ट खेलने वाले हैं वो इंग्लैंड के खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले हैं वो इंग्लैंड के जो पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक हैं, वो उनका रिकॉर्ड है वो सबसे ज्यादा टेस्ट खेलने में रहा था। बात कर लेते हैं इस खबर के बारे में। तो जेम्स एंडरसन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान यानी एलिस्टर कुक का रिकॉर्ड तोड़कर हाल ही में जेम्स एंडरसन 162वां मैच खेलने के साथ ही इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट खेलने वाला खिलाड़ी भी बन गए हैं। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज यानी जेम्स एंडरसन ने इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए टेस्ट मैचों में यह रिकॉर्ड अपने है वो नाम किया है। तो इंग्लैंड में सबसे पहले जो इंग्लैंड के पूर्व कप्तान हैं एलिस्टर कुक, उनके नाम पर यह है वो रिकॉर्ड ताबीज था कि वो सबसे ज्यादा टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले हैं वो इंग्लैंड के खिलाड़ी बने थे। लेकिन हाल ही में इंग्लैंड तथा न्यूजीलैंड के बीच में खेले गए टेस्ट मैच में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने है वो इंग्लैंड के जो टेस्ट क्रिकेट खेलने के सबसे ज्यादा मैचों का जो रिकॉर्ड है वो एलिस्टर कुक का तोड़ दिया है तथा 162 टेस्ट मैच के साथ जेम्स एंडरसन इस पायदान पर पहुंच गए। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 5, भारतीय रिजर्व बैंक, ये आपका रिजर्व बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में 2 साल का एक्सटेंशन मिला है। विनीत अग्रवाल, शशि शेखर वेम्पति, महेश कुमार जैन या विश्ववीर आहूजा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, महेश कुमार जैन। महेश कुमार यानी एम के जैन को है वो भारतीय रिजर्व बैंक का है वो डिप्टी गवर्नर का जो उनका 2 साल का एक्सटेंशन उनको मिला है। डिप्टी गवर्नर के रूप में उनको 2 साल का एक्सटेंशन मिला है आरबीआई में। तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर में से एक नाम आपको महेश कुमार जैन का भी है वो सुनने को मिलता है। बात कर लेते हैं कि रिजर्व बैंक ऑन 9 जून said the government has extended the tenure of डिप्टी गवर्नर श्री महेश कुमार जैन फॉर 2 years। यानी केंद्र सरकार ने आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर श्री महेश कुमार जैन का जो एक्सटेंशन है वो 2 साल के लिए बढ़ा दिया है। बात कर लेते हैं आरबीआई के बारे में। तो आरबीआई एक भारत की पहली बैंक भी कही जाती है तथा आरबीआई की जो स्थापना है वो आपके 1 अप्रैल 1935 को
कलकत्ता में की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। आरबीआई की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में की गई थी तथा आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे, फर्स्ट गवर्नर, यहां बात की जा रही है फर्स्ट गवर्नर की, तो गवर्नर का नाम भी आपको ध्यान रखना है, सर ऑसबोर्न स्मिथ। सर ऑसबोर्न स्मिथ हैं, वो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर बने थे। ठीक है, अभी जो वर्तमान में है यानी 2021 में जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है उनका नाम आपको ध्यान रखना है, शक्तिकांत दास। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। गवर्नर जो हैं वो आपके शक्तिकांत दास जी हैं तथा गवर्नर के अलावा 4 हैं वो डिप्टी गवर्नर की पोस्ट भी होती है आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। तो आपसे ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से हैं वो डिप्टी गवर्नर अभी नहीं है। तो 4 नाम आपको ध्यान रखने हैं। एमके जैन जिनका एक्सटेंशन अभी 2 साल के लिए बढ़ाया गया है, उसके साथ साथ एमडी पात्रा, एम राजेश्वर राव तथा टी रविशंकर, ये 4 नाम आपको ध्यान रखने हैं। आरबीआई के 4 है वो डिप्टी गवर्नर अभी हैं तथा आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो आपके शक्तिकांत दास हैं। प्रश्न संख्या 6, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे है वो नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन हैं राजेश पेंडारकर, रवनीत सिंह, प्रदीप चंद्र नायर या एमआर कुमार। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में एमआर कुमार को है वो इनका एक्सटेंशन दे दिया है एलआईसी के चेयरमैन के रूप में। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष के रूप में है वो फिर से एमआर कुमार को है वो नियुक्त किया गया है। बात कर लेते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के बारे में। तो एलआईसी का फुल नेम आपको ध्यान रखना है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसके अभी जो चेयरमैन है वो आपके एमआर कुमार को नियुक्त किया गया तथा मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो हैं वो आपके सिद्धार्थ मोहंती हैं तथा एलआईसी का जो आपका हेडक्वार्टर है वो आपका मुंबई में है तथा एलआईसी की जो स्थापना है वो 1 सितंबर 1956 को की गई थी मुंबई में। ये आपके एमआर कुमार हैं जो कि अभी एलआईसी के प्रेसिडेंट चुने गए हैं। बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 7 की। सरकार ने निजी अस्पतालों के लिए कोवैक्सीन की निर्धारित कीमतों की है वो घोषणा की है। तो सरकार ने कोवैक्सीन के लिए 1410 से 1450 की रेंज में है वो निजी अस्पतालों के लिए कोवैक्सीन की दर है वो निर्धारित की है। तो इसमें से जो मोस्ट प्रोबेबल जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1410 रुपए। तो कोवैक्सीन की जो निजी अस्पतालों के लिए दर तय की गई है वो आपकी 1410 से 1450 तक की रेंज की आपको देखने को मिल सकती है। बात कर लेते हैं इस खबर के बारे में कि मैक्सिमम प्राइस फॉर कोवैक्सीन वाज फिक्स्ड एट 1400 रुपए, यानी वो 1400 से 1450 के बीच में आपको देखने को मिल सकता है तथा जो कोविशील्ड की जो डोज है उसमें 780 रुपए पर डोज के हिसाब से उसकी रेट तय की गई तथा इसी साथ साथ स्पुतनिक वी जो कि रशिया की एक कोविड वैक्सीन है उसकी जो रेट है वो 1145 रुपए पर डोज है वो तय की गई है। अब जो इन वैक्सीन के बारे में आपको प्रश्न ध्यान रखने हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। कोवैक्सीन की अगर बात करें तो कोवैक्सीन जो है वो भारत की सबसे पुरानी वैक्सीन निर्माता कंपनी यानी भारत बायोटेक के द्वारा इसका है वो निर्माण किया जा रहा है तथा निजी अस्पतालों के लिए अभी जो इसकी रेट तय की गई है वो आपकी 1450 रुपए के आसपास देखने को मिल सकती है तथा भारत में निर्मित कोविड वैक्सीन की जो सबसे पहली वैक्सीन आपको देखने को मिलती है वो आपकी है कोविशील्ड तथा इस वैक्सीन का जो निर्माता कंपनी है वो आपकी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, जिसके जो अभी चेयरमैन है वो आपके अदार पूनावाला हैं। ये जो कंपनी है वो भारत की पहली कंपनी बनी है जिसने कोविड वैक्सीन की है वो पहली वैक्सीन डेवलप की थी कोविशील्ड। तो कोविशील्ड की जो निर्माता कंपनी है वो आपकी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मानी जाती है। बात कर लेते हैं स्पुतनिक वी की। तो स्पुतनिक वी जो है वो आपकी
रशिया की वैक्सीन है जिसकी रेट भारत में 1145 रुपए प्रति डोज है वो तय की गई है। इसी के साथ साथ जो फाइजर और जो आपका एस्ट्रोजेनिका है, ये दोनों है वो अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए की है वो वैक्सीन है। ये दो जो फाइजर और जो एस्ट्रोजेनिका है वो आपकी यूएसए की इसमें वैक्सीन होती है। स्पुतनिक वी जो है वो आपकी रशिया की है। कोविशील्ड कोवैक्सीन है वो आपकी भारत की है। कोवैक्सीन की जो निर्माता कंपनी है वो आपकी भारत बायोटेक है। कोविशील्ड की जो निर्माता कंपनी है वो आपकी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे है। तथा इसी के साथ साथ अब जो आपको मार्केट में अगस्त या सितंबर के महीने में आपको एक और नई भारतीय वैक्सीन देखने को मिल सकती है जिसका नाम आपको ध्यान रखना है कॉर्बेवैक्स। कॉर्बेवैक्स तथा ये भारत की पहली सबसे कम कीमत की है वो वैक्सीन होने वाली है जिसकी निर्माता कंपनी है आपकी बायोलॉजिकल ई। ये जो कंपनी है वो आपकी हैदराबाद में स्थित है तथा इसकी 30 करोड़ डोज खरीदने के लिए भारत सरकार ने इस कंपनी को 1500 करोड़ रुपए का जो एडवांस पेमेंट भी है वो दे दिया है। इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 8 की। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ कॉर्पेट अभ्यास में है वो 31वां संस्करण शुरू किया है? आपके ऑप्शंस हैं रूस, फ्रांस, चीन या थाईलैंड। तो जो कॉर्पेट युद्धाभ्यास की अगर बात करें तो भारतीय नौसेना तथा थाईलैंड के बीच में है वो युद्धाभ्यास किया जा रहा है। बात कर लेते हैं इस युद्धाभ्यास के बारे में। कॉर्पेट युद्धाभ्यास जो है वो आपके थाईलैंड तथा भारतीय नौसेना के बीच में है वो चल रहा है तथा वो आपका अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसमें जो समुद्री सीमा में पेट्रोलिंग के लिए है वो एक प्रकार से पेट्रोलिंग शिप में उनको काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो आपको भारतीय नौसेना की जो अलग अलग देशों के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज हैं वो भी आपको ध्यान रखनी है। जैसे मालाबार एक्सरसाइज है वो आपकी नेवल एक्सरसाइज हो रही है इंडिया, यूएस, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच में। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि जो नेवल एक्सरसाइजेज हो रही है आपकी इंडिया, यूएस, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच में। श्रीलंका के साथ चल रही है आपकी सिलिनेक्स, रशिया के साथ चल रही है आपकी इंदिरा नेवी, यूके के साथ चल रही है आपकी कोंकण, फ्रांस के साथ चल रहा है आपका वरुणा, ओमान के साथ चल रहा है आपका नसीम अल भर, वियतनाम के साथ चल रहा है आपका सहयोग, सिंगापुर के साथ जो आपका नेवल अभ्यास चल रहा है वो उसका नाम है आपका सिम्बेक्स, और म्यांमार के साथ जो नेवल एक्सरसाइज चल रही है उसका नाम है आपका IMCOR, इनकोर जिसको कहा जाता है। ये सभी है वो इंपॉर्टेंट नेवल एक्सरसाइजेज है, इनको आपको थोड़ा हल्का ध्यान रखना। बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 की। 2023 तक ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का आधिकारिक भागीदार यानी टाइटल स्पॉन्सरशिप है वो किसे मिली है, किसे दी गई है? आपके ऑप्शंस हैं भारत पे, गूगल पे, फोन पे या अमेजॉन पे। तो भारत की कंपनी भारत पे को है वो ICC का टाइटल स्पॉन्सर है वो बनाया गया है, ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया है ब्रॉडकास्टिंग के लिए तथा उसकी एडवर्टाइजिंग के लिए। इसका स्पॉन्सर बनाया गया ICC का टाइटल स्पॉन्सर। टाइटल स्पॉन्सर की बात की जा रही है तो टाइटल स्पॉन्सर में इसका आधिकारिक भागीदार बन गया आपका भारत पे। ये ध्यान रखना है आपको, भारत पे है जिसका जो मुख्यालय है वो आपका दिल्ली में स्थित है। बात कर लेते हैं इस खबर के बारे में। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC तथा ICC का जो अभी ऑफिशियल पार्टनर बन गया है वो आपका भारत पे है। भारत पे की अगर बात करें तो इसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो आपके अश्नीर ग्रोवर हैं। इसका जो हेड ऑफिस है वो आपका नई दिल्ली में है, 2018 में है वो इसको स्थापित किया गया था। अगर बात करें ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तो इसके चेयरमैन जो अभी हैं वो ग्रेग बार्कले हैं तथा इसके जो CEO हैं वो आपके मनु साउने हैं। अगर ICC के हेडक्वार्टर की बात करें तो वो आपके दुबई में स्थित हैं, UAE के दुबई शहर में है वो ICC का हेडक्वार्टर स्थित है।
बात करते हैं इस वीडियो के आज के आखिरी प्रश्न संख्या 10 की। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल यानी जीवैक द्वारा जारी भारत पवन ऊर्जा बाजार आउटलुक के अनुसार भारत किस वर्ष तक 20 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित है वो करेगा। तो ये लक्ष्य रखा गया है आपका, ये लक्ष्य रखा गया है आपका 2030 तक। 2030 तक है, 2030 तक है वो भारत 20 गीगावाट सोलर एनर्जी को है वो काम में लेने वाला है। और जिस कंपनी के अंडर में ये प्रोजेक्ट चलने वाला है उसका नाम आपको ध्यान रखना है, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। अगर हम बात करें वैश्विक स्तर पर तो जीवैक जो कंपनी है यानी ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल जो है, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल जो है आपकी जीवैक, उसमें जो इस कंपनी का काम होता है कि वैश्विक स्तर पर है वो सोलर प्लांट है वो देशों को उनको निर्यात करना होता है, उसको बेचना होता है। अगर ग्राफ के माध्यम से अगर जीवैक के डेटा को देखें तो यूएसए है वो टोटल 93 गीगावाट में से 18.19% के साथ है वो सबसे बड़ा है वो जीवैक का भागीदार बन रहा है। तथा अगर इस चार्ट में देखें तो आप देख पा रहे होंगे इंडिया केवल 1.20% के साथ है वो इसका है वो भागीदार बना हुआ है। तथा अभी जो इंडिया ने 2030 तक अपना लक्ष्य रखा है कि इस 93 गीगाहर्ट्ज में से 2030 तक है वो 20 गीगाहर्ट्ज जो है वो सोलर विंड एनर्जी पे है वो काम करने वाला है। पवन ऊर्जा पे है वो 20 गीगाहर्ट्ज तक है वो अपनी प्रोजेक्ट्स को काम करने वाला है। तो उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तथा अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करें, अपने महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझ तक पहुंचाएं तथा अगर आपके जो भी सुझाव हैं वो भी इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से मैं आमंत्रित करूंगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।